पसीने वाला गंदा ससुर वर्सेस बहू का परफ्यूम। अरे पिताजी, आपको कितनी बार बोला है एक जगह बैठा करो। मैं कितनी बार घर को साफ करूंगी। मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था, आपकी वजह से फिर से सब गंदा हो गया। अरे बहू, मैं क्या करूं? ये पसीना मेरे बस में थोड़ी है। अब तू क्या चाहती है कि सारा दिन मैं एक ही जगह बैठा रहूं? अरे अगर तू एक दो बार और सफाई कर लेगी तो तेरा क्या चला जाएगा? सारी जिंदगी बर्दाश्त किया है मैंने तुम्हें, और अब बहू को भी तंग कर रहे हो। अरे कुछ तो ख्याल करो। सुबह से 3 बार पोछा लगा चुकी हो बहू, लेकिन तुम्हारा पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। राकेश को काफी पसीना आता था। पूरे घर वाले राकेश के पसीने और बदबू से काफी परेशान थे। काजल पूरा दिन बस घर ही साफ करती रहती और पार्वती राकेश को हर वक्त बातें सुनाती। राकेश भी काफी दुखी था कि उसके पसीने की वजह से उसके घर में कोई इज्जत नहीं थी। रात में अर्जुन भी घर आ जाता है। सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। यार पिताजी, मैं तुम्हारा क्या करूं? पूरा दिन बाहर काम करके घर आता हूं और यहाँ तुम्हारे पसीने की बदबू भी बर्दाश्त करूं? एक वक्त का ही तो खाना घर में खाता हूं, वो भी सुकून से मत खाने देना। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है कि मुझे अभी पसीने आना शुरू हुए हैं। तू तो ये सब बचपन से बर्दाश्त कर रहा है। अब तो तुझे आदत हो जानी चाहिए। देख रही हो ना पार्वती, तुम्हारा बेटा मुझसे किस तरह बात कर रहा है। हाँ, तो मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है। तुम्हारे पसीने की बदबू कोई और सूंघ ले तो मर ही जाए। रोज रोज ये सब देखकर तो मैं तंग आ गई हूँ। न जाने तुम्हारे ये पसीने कब रुकेंगे। माँ जी, क्या आप दोनों फिर से इसी बहस में पड़ गए? खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा गर्म करना पड़ेगा। फिर सभी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और सोने लगते हैं। घर काफी छोटा होने के कारण सभी एक ही कमरे में सोते थे, पर राकेश के पसीने की बदबू की वजह से कोई भी ठीक से सो नहीं पाता। सुबह हो जाती है। रोज की तरह काजल घर के काम करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज काजल ने सुबह ही खाना बनाकर रख दिया था। वहीं काजल अपने कामों में लगी होती है तो राकेश अपने लिए खुद ही खाना निकालने लगता है, तो उसका पसीना बहकर पतीली में गिर जाता है। हाय रे पापा जी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने अभी तो खाना बनाया था और आपने इसमें अपना गंदा पसीना टपका दिया। आपको खाना चाहिए था तो मुझे बोल देते ना, खुद लेने की क्या जरूरत थी? अरे बहू, मैंने सोचा तू पूरा दिन घर में काम करती रहती है तो मैं खुद ही खाना ले लूं। अब बार बार तुझे बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए मैं खुद खाना लेने आ गया। अरे भाई, क्या हो गया है? क्यों इतना शोर कर रखा है घर में? और आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? आपको कितनी बार बोला है, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे या बहू को बता दिया करो। देखो ना माँ जी, मैंने अभी खाना बनाकर रखा था और पापा जी ने उसमें अपना गंदा पसीना टपका दिया। अब क्या मेरा यही काम है कि मैं इस घर में खाना ही बनाती रहूं? ये क्या किया तुमने? अरे बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। बेचारी तुम्हारी वजह से घर के कामों में ही लगी रहती है। तुम्हें बिल्कुल सुकून नहीं है। कितनी बार बोला है कि एक जगह ही बैठो। एक तो तुम्हारे पास से बदबू इतनी आती है, कोई बात भी ना कर सके। राकेश बिना खाना खाए किचन से चला जाता है। फिर काजल सभी के लिए दोबारा से खाना बनाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। अर्जुन भी घर आता है। फिर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये देखो काजल, मैं ये स्पेशल कस्टर्ड पाउडर लाया हूँ। एक बड़ी सी दुकान के बाहर इसका बैनर लगा हुआ था तो सोचा ले लूं। वैसे भी हमारे घर में इतने वक्त से कुछ मीठा नहीं बना। ये तुमने अच्छा किया, मैं कल ही ये मीठा बना दूंगी। लेकिन तुम पापा जी को समझा दो कि आज के बाद वो किचन में ना जाएं। आज भी मुझे पापा जी की वजह से दूसरा खाना बनाना पड़ा था। अरे पिताजी, क्यों काजल को तंग करते रहते हो? तुम्हें 2 वक्त की रोटी सुकून से मिलती तो है, फिर क्यों तुम्हें हर चीज में घुसना होता है? मैं इतनी मेहनत से चंद पैसे कमा पाता हूँ, उसमें भी आज का खाना तुमने खराब कर दिया। बेटा, मैं तो बस किचन में खाना लेने गया था। मुझे क्या पता था कि मेरा पसीना खाने में टपक जाएगा। ठीक है बेटा, अब तू कहता है तो मैं पूरा दिन बस एक ही जगह पर बैठा रहूंगा। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन अपने काम पर चला जाता है और काजल भी मीठा बनाने में लग जाती है। पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता है। रात में जब अर्जुन घर आ जाता है, फिर सभी साथ खाना खाने लगते हैं और काजल के हाथ का कस्टर्ड भी खाते हैं। अर्जुन माँ जी, पापा जी, बताओ ना कैसा लगा मीठा? मैंने बहुत दिल से बनाया है और मेरी बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। अरे वाह बहू, मीठा तो बहुत अच्छा है, और तो और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। दिल कर रहा है बस खाता जाऊं। हाँ पापा जी, आपको जितना खाना हो खा लेना। और माँ जी, आप अपने और पापा जी के सारे कपड़े निकाल के मुझे दे देना। सुबह घर में पापा जी की वजह से बहुत बदबू हो गई है, तो कल सभी के कपड़े धो दूंगी मैं। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही पार्वती सारे कपड़े निकालकर काजल को दे देती है। काजल हर बार की तरह इस बार भी राकेश के कपड़े अलग धोती, पर इस बार राकेश के कपड़ों में से बदबू नहीं बल्कि अच्छी खुशबू आ रही थी।
काजल बहुत हैरान हो जाती है। ये सब देखकर फौरन ही पार्वती और राकेश को बुलाती है। माँ जी ये देखिए, मैं पापा जी के कपड़े धो रही थी तो इनमें से बदबू की जगह खुशबू आ रही है। जहाँ तक मुझे पता है पापा जी के पास कोई भी परफ्यूम नहीं है, तो इनमें से खुशबू कैसे आ सकती है? अरे हाँ बेटा, इनके पास तो कोई परफ्यूम नहीं है। अरे तुम ही बताओ ना, ये खुशबू क्यों आ रही है तुम्हारे पास से? मैं भी सुबह से देख रही हूँ, बहुत महक रहे हो तुम। अरे ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। पहले ही मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं। ये सब कहकर मुझे और चिंता में मत डालो। पापा जी, आज से पहले आपको मैंने कभी वो स्पेशल कस्टर्ड खाते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि उस कस्टर्ड की वजह से आपको खुशबू वाले पसीने आ रहे हैं। नहीं नहीं बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? खाने से पसीने में खुशबू नहीं आ सकती। मुझे तो कुछ और ही लगता है। सारी जिंदगी हो गई है पर अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर काजल फौरन ही कस्टर्ड पाउडर को सूंघती है तो राकेश और कस्टर्ड पाउडर में से एक जैसी ही खुशबू आ रही होती है। सभी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। रात हो जाती है, अर्जुन घर आ जाता है। काजल सारी बात अर्जुन को बताती है पर अर्जुन बड़ी गहरी सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे सब झूठ लग रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब पिताजी के पसीने में खुशबू कैसे आ सकती है? देखो, ये सब झूठ तो नहीं है, सच है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना हम पापा जी का पसीना परफ्यूम बनाकर बेचें? इसमें हमारे कोई पैसे भी नहीं लगेंगे और हमारे अमीर होने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। अरे बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बोल रही है? पसीने का परफ्यूम कैसे हो सकता है? और लोग तो पागल है ना जो तुझसे ये गंदा परफ्यूम लेंगे। देखो माँ जी, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस अपने घर में परफ्यूम की दुकान खोल लेंगे और पापा जी को अलग अलग फ्लेवर के कस्टर्ड खिलाएंगे, तो परफ्यूम की खुशबू भी अलग होगी। जैसा तुम कह रही हो, अगर ऐसा हो गया तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। फिर तो मुझे काम पर भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है काजल, हम कल से ये काम शुरू करते हैं। फिर सुबह हो जाती है। पार्वती राकेश का सारा पसीना एक बाल्टी में निकाल लेती है और काजल उसे छोटी छोटी बोतलों में भर रही होती है। वहीं अर्जुन ने भी अपने घर में एक छोटी सी परफ्यूम की दुकान खोल ली थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब राकेश हर फ्लेवर का कस्टर्ड खाता और पसीने की अलग अलग खुशबू का परफ्यूम बनता। देखते ही देखते काफी परफ्यूम तैयार हो गए थे और दुकान पर भी लोग परफ्यूम लेने आने लगे थे। देखा पापा जी, हमारी दुकान पर कितने लोग आ रहे हैं। आज आपके पसीने की वजह से हमारे पास पैसे आ गए हैं। मुझे तो लगता है लोगों को परफ्यूम बहुत पसंद आ गया है। अब हमारी ये दुकान कभी बंद नहीं होगी। अरे भाई, अब मैं थक गया हूँ तुम सबको अपना पसीना देते देते। अब बस भी करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अरे क्यों भाई, अच्छा है ना, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? वैसे भी तुम्हारा ये पसीना फजूल ही है ना, इससे पैसे आ रहे हैं तो तुम्हें खुश होना चाहिए। देखो पिताजी, हमारी दुकान अब बहुत चल रही है तो तुम्हें अपना पसीना देना ही होगा। वैसे भी पूरा दिन घर में फजूली तो बैठे रहते हो, क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? राकेश को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो सभी के कहने पर अपना पसीना दे देता। दिन ब दिन परफ्यूम की बिक्री बढ़ती जा रही थी। लोगों को पसीने से बना परफ्यूम बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं पड़ोस वाली शांति दुकान के बाहर खड़ी सोच रही थी, ये कल तक गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे, आज इतनी बड़ी दुकान खोल ली। वो फौरन ही घर में जाती है और पार्वती से सारी बातें पूछने लगती है। अरे पार्वती बहन, बड़ा नाम हो रहा है तुम्हारे परफ्यूम का। हमें भी तो बताओ, ये इतना खुशबूदार परफ्यूम तुम्हारे हाथ कैसे लग गया? देखने में तो ये बहुत महंगा लगता है। अरे शांति, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। बस समझ लो घर का ही एक नुस्खा है जो लोगों को पसंद आ गया। ये सब वैसे तुम्हें भी चाहिए था क्या ये परफ्यूम? अगर चाहिए तो बताओ, मैं अभी अपनी बहू से मंगवा देती हूँ। घर का नुस्खा पर इतनी खुशबू कहाँ से लाते हो? न फूल दिखते हैं, न कोई मशीन, बस बंद कमरे से बोतलें बाहर आती हैं। अरे हमें भी तो बताओ, क्या राज है? शांति आंटी, क्या आप कब से माँ जी से बातें निकलवा रही हो? धंधे की बातें सबको थोड़ी बताई जाती हैं। आपको परफ्यूम चाहिए तो बताइए, वरना हमें बहुत काम है। ठीक है, मत बताओ, लेकिन देखना एक दिन मैं पता लगा कर रहूंगी कि इतनी खुशबू आ कहाँ से रही है। आई बड़ी मुझे घर से निकालने वाली। फिर शांति बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। वहीं राकेश कमरे में कस्टर्ड लेकर अकेला बैठा होता है। इतनी ही देर में अर्जुन कमरे में आता है और राकेश से और पसीना मांगने लगता है। पिताजी, आज लेवेंडर वाला कस्टर्ड खाना है। बाहर 3 लोग खड़े हैं जिन्हें वैसे ही खुशबू वाला परफ्यूम चाहिए, और जरा जल्दी करो, मैं कस्टमर को इंतजार नहीं करवाना चाहता। बेटा, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बाल्टी भरने का जरिया रह गया हूँ? बस बहुत हुआ, अब मुझसे ये सब नहीं होता। मेरी जान छोड़ दो तुम सब। पिताजी, ये जज्बाती बातें छोड़ो। जब पसीने से बदबू आती थी तब भी आपको मसला था, अब खुशबू आती है तब भी शिकायत है। अब जाकर हमारी जिंदगी में सुकून आया है, हमें भी जीने दो।
तुम सब मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। मुझे मेरे पसीने की वजह से इस्तेमाल कर रहे हो। जब मेरे पसीने से बदबू आती थी तो मेरे पास बैठते भी नहीं थे और अब आगे पीछे घूम रहे हो। अब रोज ही पार्वती राकेश का पसीना बाल्टी में निकालती और काजल उसे बोतलों में भर देते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में अब काफी पैसा था, पर राकेश बहुत दुखी था कि घर वाले उसे पसीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं किसी को अपना पसीना नहीं दूंगा। मेरी वजह से तुम सब पैसे कमा रहे हो और मुझे बस इसी कमरे में रहना पड़ता है। आज के बाद मैं किसी को अपना पसीना नहीं दूंगा। ये क्या पागलपन है राकेश, देखो कितने पैसे कमा रहे हैं हम। क्या तुम चाहते हो हम फिर से उसे गरीबी में चले जाए? तुम अपने बेटे के लिए क्या इतना नहीं कर सकते? नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तुम सब मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कोई मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करता। मैं भला क्यों किसी के बारे में सोचूं? राकेश अपना पसीना देने से साफ मना कर देता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। दुकान के बाहर लोग परफ्यूम के लिए खड़े होते हैं, पर सभी परफ्यूम एक दिन पहले ही बिक गए थे, तो घर में एक बोतल भी नहीं होती बेचने के लिए। सभी राकेश को बहुत बोलते हैं, पर राकेश किसी की एक नहीं सुनता। अरे पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, हम आपकी वजह से कितने अमीर होने वाले हैं। अगर आप हमें अपना पसीना नहीं दोगे तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। नहीं, तुम सब मेरी इज्जत नहीं करते। तुम्हें बस मेरा पसीना चाहिए। मुझे अच्छे से पता है जिस दिन मेरे पसीने से खुशबू गई, तुम सब मुझे फिर से बातें सुनाना शुरू कर दोगे। नहीं पापा जी, ऐसा अब कभी नहीं होगा। हम सबसे गलती हो गई, हमें आपके बारे में सोचना चाहिए था। अब हम सबको माफ कर दो, आगे से आपको कोई बातें नहीं सुनाएगा। हाँ राकेश, अब तो बहू भी तुमसे माफी मांग रही है। अब तो बच्चों को माफ कर दो, आखिर गलतियाँ सबसे होती है। राकेश काजल की बात मान लेता है और तीनों को माफ कर देता है। अब तो दुकान पूरी खाली हो गई थी, लेकिन अब राकेश खुद से अपना पसीना निकलवाता। ऐसे ही अब पूरी दुकान दोबारा से भर जाती है। हर रोज एक नया कस्टमर परफ्यूम लेने आता। अरे भैया, मुझे वो गुलाब वाला परफ्यूम चाहिए। तुमसे पहले भी लेकर गया था। मुझे और मेरी पत्नी को वो बहुत पसंद आता था। जल्दी से वही वाला परफ्यूम दो। अरे हाँ, वो गुलाब वाले परफ्यूम तो बहुत है मेरे पास, लेकिन आपको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। मेरे पास सारे परफ्यूम बहुत अच्छे हैं। दिन ब दिन परफ्यूम की सेल काफी बढ़ जाती है और अर्जुन के पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं, जिन पैसों से अर्जुन एक बड़ा सा घर और एक अच्छी जगह परफ्यूम की दुकान खोल लेता है। सभी नए घर में आकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, ये घर तो बहुत अच्छा है। ये सब राकेश की वजह से हुआ है। अगर राकेश को पसीने नहीं आते तो हम कभी इतना अमीर नहीं होते। ऊपर वाले का शुक्र है, सब अच्छा हो गया। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। ये सब पापा जी की वजह से हुआ है। इस घर के साथ साथ हमारी एक बड़ी दुकान भी है। अब हमें कभी पैसे की चिंता नहीं होगी। हाँ, अब हमारी बड़ी दुकान है तो हमें दुकान में स्टॉक रखना होगा। माँ काजल, अब तुम दोनों को पिताजी का पसीना पहले ही निकाल के रखना होगा, ताकि दुकान से कोई भी कस्टमर वापस न जाए। हाँ अर्जुन, आप चिंता मत करो, मैं और माँ जी मिलकर सब कर लेंगे। और घर संभालने के लिए मैं कोई नौकर रख लूंगी। बस हमारा बिजनेस अच्छे से चलना चाहिए। मैं तो ये मीठा कस्टर्ड खा खा कर थक गया हूँ, पर क्या करूँ? पैसे के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। आखिर मेरे घर वाले भी तो मुझसे अब खुश हैं। सब ठीक हो जाता है। काजल का बिजनेस भी अब काफी अच्छा चल रहा होता है। राकेश भी अब सबसे बहुत खुश था। आखिर राकेश के पसीने से सभी अमीर जो हो गए थे। ऐसे ही सभी पहले की तरह खुशी से रह रहे थे। बहू से पत्ता गोभी की रजाई बिकवाने वाला ससुराल। ठंडी का मौसम था। सभी खेत में कामते हुए अपना अपना काम कर रहे थे। आशा घर की बड़ी बहू थी। आशा काफी जिम्मेदार थी। वहीं राजेश और सचिन भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो दोनों भी खेत में ही काम किया करते थे। आशा भाभी, कितनी ठंड है। अभी तो घर जाकर खाना भी बनाना है। काश के हम सब भी अमीर होते तो हमें यूं खेतों में काम नहीं करना पड़ता। न जाने कब हमारे हालात ठीक होंगे। अरे सोनम, क्यों चिंता करती हो? हम अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम रात में खाना खाए बगैर ही सो जाएं। तुम काम पर ध्यान दो, अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं। ओ भाभी, तुम तो बस ज्ञान ही देती रहती हो, पर तुम्हें भी पता है कि हमारी जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है। लोगों के पास क्या कुछ नहीं होता, और एक हमें कि उस झोपड़ी जैसे घर के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। सोनम अपनी गरीबी के कारण बहुत चिंतित रहती थी। वहीं प्रीतम अपने छोटे से घर को बहुत अच्छे से साफ रखती। ऐसे ही शाम हो जाती है और सभी खेत का सारा काम करके घर वापस आ जाते हैं। फिर आशा और सोनम दोनों मिलकर रात का खाना बनाती है और सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात होते ही इस घर में हर जगह से ठंड आने लगती है। अरे राजेश बेटा, सचिन बेटा, तुम दोनों कुछ करो। हम पूरी सर्दी इस घर में नहीं रह सकते। हर दिन ठंड और बढ़ती जा रही है। माँ, मैं और सचिन रोज काम पर जाते हैं, पर हमें इतने पैसे नहीं मिलते कि अपना घर बनवा लें। हमें ऐसे ही रहना होगा
और अब तो आशा और सोनम भी काम पर जाती हैं। हाँ राजेश, पर आपको तो पता है ना, हम सबके पैसे मिलाकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम 2 वक्त का खाना खा लें यही बहुत है। अब आप सब खाना खा लो जल्दी से, नहीं तो ठंड से सारी रोटियां ठंडी हो जाएंगी। फिर सभी खाना खाते हैं और बिना किसी कंबल के ठंड में कांपते हुए सो जाते हैं। सुबह होते ही सभी नाश्ता करते हैं और साथ ही काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ठंड भी और बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मुकेश की तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है। देख बेटा, मैंने तुझे कहा था कि इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। अब देख तेरे पिताजी की कितनी तबीयत खराब हो गई है और हमारे पास दवाई के पैसे भी नहीं है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? माँ तुम चिंता मत करो, मैं आज खेत से कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आऊंगा, फिर हमें रात में ठंड नहीं लगेगी और देखना पिताजी भी फिर ठीक हो जाएंगे। अरे राजेश, सचिन, सोनम, अब चलो भी। क्या पूरा दिन ऐसे ही खड़े रहना है? अगर काम पर नहीं गए तो खेत का मालिक आज के पैसे काट लेगा, और वैसे भी हम सबको बहुत देर हो गई है। अब चलो भी काम पर। फिर सभी खेत में काम करने चले जाते हैं। वहीं मुकेश भी घर में आराम करता है और प्रीतम अपने घर के काम करने लगती है। सभी को काम करते करते रात हो जाती है, पर आशा का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ होता। चलो भाभी, घर नहीं जाना क्या? आज तो हमें काम करते करते रात हो गई है, ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे हम खेत में नहीं रुक सकते। आपका जो भी काम बचा है वो कल सुबह कर लेना। हाँ आशा, सोनम बिल्कुल ठीक कह रही है। ठंड से कहीं तुम बीमार न हो जाओ। बस जितना काम होना था हो गया, अब घर चलो। मैंने ये लकड़ियाँ भी ले ली हैं। आज हम सब सुकून से घर में सोएंगे। नहीं राजेश, मैं घर नहीं जा सकती। मुझे आज ही ये सारा काम खत्म करना है, नहीं तो कल तक ये सारी गोभियाँ खराब हो जाएंगी और मुझे एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। आप लोग मेरी चिंता मत करो, बस थोड़ा ही काम है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ठीक है आशा, तुम इतना कह रही हो तो कर लो अपना काम, पर देखो ठंड बहुत है, तुम जल्दी घर आ जाना। और मुझे आज मौसम भी ठीक नहीं लग रहा, कहीं बारिश ना हो जाए। इतना कहकर सभी घर जाते हैं और खाना खाते हैं। फिर सचिन थोड़ी लकड़ियों में आग लगा देता है और सभी सो जाते हैं। वहीं आशा खेत से गोभियां जमा कर रही होती है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, पर आशा फिर भी घर नहीं जाती और अपना काम करने लगती है। देखते ही देखते बारिश की वजह से ठंड बहुत बढ़ जाती है और आशा ठंड से कांप रही होती है। बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अच्छा भला अपना काम कर रही थी मैं तो घर भी नहीं जा सकती। ऐसे गोभियों को छोड़कर गई तो सभी सड़ जाएंगी। नहीं, मुझे ये गोभियाँ घर ले जानी ही होंगी। एक काम करती हूँ, गोभी के कुछ पत्ते अपने ऊपर रख लेती हूँ, इससे बारिश का ठंडा पानी मुझ पर कम आएगा। आशा गोभी के पत्ते अपने ऊपर रखकर सारा काम खत्म करती है और सारी गोभियां अपने साथ घर ले जाती है। सुबह होते ही फिर से सभी काम पर जाते हैं। आशा रात में बारिश में काफी भीगी होती है तो आज वो काम पर नहीं जाती। सोनम भी आशा की वजह से घर पर ही रुक जाती है और घर के काम करती है। अरे मांजी, सोनम, आप दोनों को पता है कल रात जब मैं काम कर रही थी ना, तो बारिश से बचने के लिए मैंने अपने ऊपर गोभी के पत्ते रख दिए थे और उन पत्तों की वजह से मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी। अरे बहू, ये क्या बोल रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, तुझे कैसे ठंड नहीं लगी? देख कैसे घर में इतना पानी भर गया है। अब आज रात बारिश ना हो तो अच्छा है। हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, कल मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी। मैंने तो सोच लिया है मैं कल खेत जाऊंगी और बहुत सारे गोभी के पत्ते ले आऊंगी, फिर उन पत्तों से गरम कंबल बनाऊंगी। क्या भाभी कुछ भी बोलती हो, हम वैसे ही गरीब हैं। ऊपर से तुम ऐसे काम करोगी तो लोग हम पर हंसेंगे, और ये गोभी के पत्तों से कुछ नहीं होता। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, ऐसा ना हो सेठ तुम्हें काम से निकाल दे। सोनम, अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो। मैं गोभी के पत्तों से कंबल बनाकर रहूंगी। मैं इतनी ठंड में बिना कंबल के नहीं सो सकती, ऊपर से बारिश होना भी शुरू हो गई है। आशा अगले दिन खेत जाती है और सभी जमीन पर गिरे हुए गोभी के पत्ते जमा करने लगती है। आशा को पत्ते जमा करता देख सोनम अपना काम छोड़कर आशा का फिर से मजाक उड़ाने लगती है, पर आशा फिर भी सोनम की एक नहीं सुनती और अपना काम करने लगती है। अरे भाभी, फिर से वही पागलपन। लोग देख रहे हैं कि तुम कूड़ा जमा कर रही हो। सेठ जी ने देख लिया तो तुम्हें खेत में काम भी नहीं करने देंगे। क्यों हमारा मजाक बनवा रही हो? सोनम, ये कूड़ा नहीं है, इन पत्तों में वो गर्मी है जो हमें इस सर्दी से बचा सकती है। तुम अपना काम करो, मैं ये पत्ते रोज थोड़े थोड़े करके घर ले जाऊंगी और देखना, इससे मैं सबके लिए कंबल तैयार करूंगी। शाम हो जाती है, सभी घर आ जाते हैं। सोनम सभी के लिए खाना बनाती है और सभी ठंड की रात में बिना कंबल के सो जाते हैं। वहीं आशा कोने में बैठकर सुई धागे से उन पत्तों को एक दूसरे के ऊपर सीने लगती है। पूरी रात काम करने के बाद आशा गोभी के पत्तों की कंबल को धूप में सुखाती है ताकि वो मजबूत हो जाए। अरे बहू, ये तो क्या फालतू कामों में लग गई है। मुझे नहीं लगता कि इन पत्तों से कुछ होगा।
तू पूरी रात जागी है और सुबह भी जल्दी उठ गई। तुझे खेत में काम करने भी जाना है, तो ऐसे ही बिना सोए काम करती रही तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे माँ जी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कंबल जब अच्छे से सूख जाएगा ना, तो देखना ये कितना गर्म होगा, मुझे पूरा यकीन है। आशा भाभी, मुझे तो डर लग रहा है कि कल को आप हमें गोभी के कपड़े ना पहना दो। सब खेत वाले पूछ रहे थे कि आशा क्या पागल हो गई है। माँ जी, आप सोनम की बातों पर ध्यान मत दो। ये देखो, एक कंबल तैयार होने ही वाला है। आज रात में पिताजी को ये कंबल दे देंगे। आप देखना, उन्हें इस कंबल से बहुत सुकून मिलेगा। आशा पत्तों की कंबल को ऐसे ही धूप में छोड़कर खेत में काम करने चली जाती है। पूरा दिन सभी काम करते हैं और शाम होते ही फिर से आशा कुछ गोभी के पत्ते अपने साथ घर ले आती है। रात में सभी साथ खाना खाते हैं और फिर सोने लगते हैं। पिताजी, मैंने आपके लिए गोभी के पत्तों से कंबल बनाई थी। मुझे पूरा यकीन है कि ये कंबल बहुत गर्म होगी। आप आज रात यहीं उड़कर सो जाओ, देखना आपको बहुत सुकून मिलेगा। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। जैसी भी कंबल हो, थोड़ी बहुत तो ठंड कम कर ही देगी। मैं तेरी ये बनाई हुई कंबल जरूर ओढ़ूंगा। फिर मुकेश वो कंबल ओढ़कर सो जाता है। अगले दिन सुबह मुकेश उठता है तो उसका शरीर गर्माहट की वजह से काफी बेहतर महसूस कर रहा होता है। आशा की बनाई हुई कंबल काफी गर्म होती है। मुकेश को इतना खुश देखकर आशा भी बहुत खुश हो जाती है। सचिन बेटा, आज तो कमाल हो गया। इस पत्तों वाले कंबल ने तो जादू कर दिया। रात भर मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। आशा बहू, तूने सच में बहुत अच्छा काम किया है। क्या सच में पिताजी? मुझे तो लगा था आशा भाभी बस वक्त बर्बाद कर रही हैं। पर अगर आपको सुकून मिला है तो ये कंबल अच्छी ही होगी। आशा भाभी, आप मेरे लिए भी बनाओगी ना ऐसी कंबल? हाँ हाँ सचिन, क्यों नहीं। देखा सोनम, मैंने कहा था ना कि ये गोभी के पत्ते काम करेंगे। अब मैं सबके लिए एक एक कंबल बनाऊंगी और फिर हमारी छत भी ठीक करूंगी। अब आशा रोज खेत से गोभी के काफी सारे पत्ते ले आती और रात में बैठकर उन्हें आपस में जोड़ देती। एक एक करके आशा ने सभी की कंबल तैयार कर दी थी। अब सभी सुकून से रात में अपनी अपनी कंबलों में सोया करते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर अब हर रात बारिश हुआ करती, जिसके कारण घर में कोई ठीक से सो नहीं पाता। आशा, तुमने हम सब के लिए कंबल तो बना दिए, पर इस छत का क्या करें यार? अब तो रोज रात में बारिश शुरू हो जाती है और सारा पानी घर में आ जाता है। मुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आती। हाँ राजेश, मैं वही सोच रही हूँ। मैं इन पत्तों को लकड़ियों के साथ जोड़कर एक बड़ा छप्पर बनाऊंगी। इससे ना ठंड अंदर आएगी और ना ही बारिश का पानी। भाभी लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे? अभी तो किसी को नहीं पता कि हमने गोभी के पत्तों से कंबल बनाई है। जब सबको पता चलेगा कि आप पत्तों से छत बना रही हो, तो लोग हम पर कितना हंसेंगे। हंसने दो सोनम, जब ये छत बन जाएगी तो तुम देखना हमें इस घर में कितना सुकून होगा और इतना सा भी पानी घर में नहीं आएगा। तुम लोगों की बात सुनना छोड़ो और मेरी छत बनाने में मदद करो। आशा धीरे धीरे पूरी छत को गोभी के सूखे और मजबूत पत्तों से ढक देती है। अब उनका छोटा सा घर अंदर से काफी गर्म रहने लगता है और इतना सा भी पानी घर के अंदर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ लोग आशा का बहुत मजाक बनाते हैं, पर आशा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने घर में बहुत खुश थी। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। बाहर इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है, पर हमारे घर के अंदर तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। अगर तू नहीं होती तो हम आज भी ठंड में बिना कंबल और छत के सो रहे होते। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तो घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं होती और अब पिताजी की तबीयत भी काफ़ी ठीक हो गई है। अब दवाइयों पर हमें और पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आशा ने पूरी छत अच्छे से बना दी थी। वहीं लोग आते जाते आशा पर बहुत हंस रहे थे। ऐसे ही रात हो जाती है। अचानक मौसम और भी खराब हो जाता है। हर तरफ काले बादल छा जाते हैं। वहीं इतनी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है जो रुकने का नाम नहीं लेती। अरे राजेश, बाहर देख, कितनी जोरों की बारिश हो रही है। सबके घरों में पानी भर गया होगा। न जाने हमारी छत टिकेगी भी या नहीं। मुझे तो लगता है आशा बहू की सारी मेहनत इस बारिश के साथ ही बह जाएगी। आप फिक्र मत करें मान जी, इन पत्तों को मैंने इस तरह जोड़ा है कि पानी ऊपर से ही फिसलकर बाहर गिर जाएगा, पर हमारे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। आप बस बारिश के मजे लो। हर किसी के घर में पानी भर गया था, पर बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं आशा अपने परिवार के साथ घर में सुकून से बैठी होती है। घर में कहीं से भी पानी नहीं टपक रहा था। वहीं सोनम भी अपनी बातों पर काफी शर्मिंदा होती है। आशा भाभी, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया है। आज आपकी वजह से ही मैं इस घर में सुकून से बैठी हूँ। मैंने आपको गलत समझा, पर आपको हम सबके बारे में ही सोच रही थी। कोई बात नहीं सोनम, तुम छोटी हो। अब चलो हम सब मिलकर गरम चाय पीते हैं। आज हमें सर्दी का कोई डर नहीं है और वैसे भी बारिश हो रही है।
तो कल हमें काम पर भी नहीं जाना। रात में देर तक बैठकर बातें करते हैं। फिर दोनों रात में देर तक बातें करती हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मोहल्ले के लोग आशा के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। वो सब हैरान थे कि इतनी बारिश में भी घर में पानी कैसे नहीं गया। आशा बेटी, हमारे घर में तो पूरी रात पानी गिरता रहा, हमारे कंबल भी भीग गए हैं। तुमने ये छत कैसे बनाई, हमें भी बताओ। आंटी, ये छत और कंबलें तो मैंने गोभी के पत्तों से बनाई हैं। बस इसी वजह से हमारे घर में पानी नहीं आया और आप सबके घरों में पानी भर गया। आप सबको भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो रात में फिर से बारिश हो सकती है। आशा, क्या तुम मेरे बच्चों के लिए भी ऐसा कंबल और छत बना सकती हो? वो बीमार हो रहे हैं। तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगी। तुम जितने पैसे मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं आंटी, मैं और सोनम मिलकर आप सबके लिए ये कंबल और छत के छप्पर बनाएंगे। हमें बस खेत से पत्ते लाने होंगे। मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आपको जल्दी के बनाकर दे दूंगी। आशा को पता चलता है कि हर किसी के घर में पानी भर गया है, तो वो फौरन ही खेत से पत्ते लेने चली जाती है। तेज बारिश के कारण गोभी के काफी सारे पत्ते टूटे हुए होते हैं, जिससे आशा को काफी फायदा होता है। आशा सभी पत्ते उठाकर घर ले जाती है और सभी के लिए कंबल और छत का छप्पर तैयार करने लगती है। आप सबने देखा मुझे कितने सारे ऑर्डर मिल गए हैं। इन ऑर्डर से हमें इतने सारे पैसे मिल जाएंगे कि हम कोई और बिजनेस भी कर सकते हैं। राजेश, आप देखना, मैं इन पैसों से बहुत सारी गोभी खरीदूंगी और उनसे कंबल और छप्पर बनाकर बेचूंगी। हाँ हाँ, आशा तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करना। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब हमें ठंड में उस खेत में काम करने नहीं जाना पड़ेगा। आशा सभी के कंबल और छप्पर तैयार कर लेती है और सभी के घर फिर से सही हो जाते हैं। अब बारिश होने पर किसी के घर में भी पानी नहीं जाता।